हेलो दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो पेज बना हुआ है डेली 10 क्वेश्चन लेके आता हूं और गजब का एनालिसिस होता है इसमें। और यूपीएससी के सारे क्वेश्चन इसमें होते हैं और जितने भी इंग्लिश मीडियम के कोचिंग हैं वहाँ भी जो भी टेस्ट सीरीज होता है उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके आपके सामने दिया जा रहा है। तो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग? 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में हम जान लें। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थान, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है। और इसी के बारे में बताता हूँ। इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है और केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये इसके बारे में, और दूसरा बताया कि ये क्या कहते हैं, अपना प्रतिवेदन केंद्र सरकार को देती है, ना कि राष्ट्रपति। तो इस हिसाब से इसका पहला ऑप्शन गलत है। और दूसरे पे आते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो ये एक सांविधिक निकाय है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, संवैधानिक नहीं। और ये अपनी वार्षिक या विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। इन रिपोर्टों का संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। तो ये भी आपका क्या कहते हैं, राष्ट्रपति को नहीं दिया जाता। अब आते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसके बारे में बता दूं पहले आपको कि ये भ्रष्टाचार रोकने की एक प्रमुख संस्था है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, जो कि 2003 में इसे सांविधिक दर्जा दिया गया। ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो इस आधार पे तीसरा आपका सही है। और अगर हम इसमें कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए तो इसमें आपका तीसरा सही है, ए पे टिक लगाएंगे। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के नागरिकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है, जन्म से भारत के नागरिक के अतिरिक्त देशीयकृत नागरिक भी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। दूसरा है, भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत दिए गए मूल कर्तव्य केवल भारत के नागरिकों के लिए लागू होते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं हम। तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो पहले ऑप्शन के बारे में आपको बता दूं, भारत में जन्म से भारत के नागरिक और साथ ही देशीयकृत नागरिक भारत के राष्ट्रपति पद हेतु पात्र हैं, जबकि यूएसए में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद का पात्र है। देशीयकृत नागरिक इस हेतु पात्र नहीं है। तो इस आधार पे आपका क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। और फिर अब दूसरे पे आते हैं। चौथे भाग की बात की गई है, जिसमें चौथा भाग आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें तो ये रूस के संविधान से लिया गया है और ये 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ऐड किया गया है। और अगर हम इसकी विशेषता भी इस क्वेश्चन का हल देखेंगे, सेकंड जो पॉइंट दिया गया है इसमें, तो मूल कर्तव्य की आप अगर विशेषता देखेंगे तो उसमें कहा गया है जो कुछ मूल अधिकार जो सभी लोगों के लिए लागू होते हैं, चाहे वो नागरिक भारतीय हो या विदेशी, जो मूल अधिकार होते हैं, लेकिन मूल कर्तव्य केवल नागरिकों के लिए है, ना कि विदेशियों के लिए। तो इस आधार पे आपका पहला और दूसरा सही है और आप सी पे टिक लगाएंगे, 1 और 2। फिर आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तावना भारत को एक लोकतांत्रिक देश के रूप में परिकल्पित करती है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला उसमें ऑप्शन है, जनमत संग्रह, फिर इसमें कॉमा लगा हुआ, पहल, वापस बुलाना और जनमत प्रतिनिधि लोकतंत्र के 4 मुख्य उपकरण है। दूसरा इसमें है, प्रस्तावना केवल राजनीतिक लोकतंत्र का प्रावधान करती है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र का नहीं।
तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता दूं कि लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। पहला लोकतंत्र प्रत्यक्ष और दूसरा लोकतंत्र अप्रत्यक्ष। पहला लोकतंत्र जो हो प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, परोक्ष भी कहते हैं। तो ये एक्चुअली प्रस्तावना जब आप पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत, लोकतांत्रिक जब पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत आएगा। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोग अपनी लोकतंत्र में शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सर्वोच्च शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और सरकार चलाते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र तो क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अगर आप जानेंगे तो संसदीय और राष्ट्रपति के अधीन कार्यरत होता है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि तो जनमत संग्रह, पहल वापस बुलाना और जनमत प्रतिनिधि लोकतंत्र के, मतलब जनमत प्रतिनिधि लोकतंत्र के प्रमुख उपकरण है। तो ये प्रतिनिधि लोकतंत्र के उपकरण ना होकर बल्कि ये परोक्ष लोकतंत्र करते हैं। तो ये पहला ऑप्शन जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, सॉरी। ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित नहीं है। तो इस आधार पे आपका पहला गलत होता है, और यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र का मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से होता है। चलिए अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, जिसमें कहा गया है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का नहीं है बल्कि राजनीतिक लोकतंत्र का प्रावधान करती है। बल्कि लोकतंत्र बल्कि ऐसा नहीं है, लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल बृहद रूप में किया गया है, जिसमें न केवल राजनीतिक लोकतंत्र बल्कि सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को भी शामिल किया गया है। और इस आधार पे आपका दोनों गलत है। तो फिर कौन सा सही है, तो इसमें हम डी ऑप्शन लगाएंगे, जिसमें से कोई नहीं सही है। और चौथे पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत नागरिकता की समाप्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, यदि कोई व्यक्ति अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग कर देता है तो उसके नाबालिग बच्चे भी अपनी नागरिकता खो देते हैं। दूसरा है, यदि भारत युद्धरत है तो नागरिकता के परित्याग या नागरिकता के समाप्ति हेतु आवेदन पर रोक लगाया जा सकता है। तो चलिए पहले ऑप्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, जब नागरिकता की समाप्ति के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें तीन चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, एक स्वैच्छिक त्याग, एक बर्खास्तगी के द्वारा, एक वंचित करने के द्वारा। तो ये जो क्वेश्चन पूरा है वो स्वैच्छिक त्याग को लेकर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं पहले ऑप्शन के लिए कि जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता का परित्याग करता है तो उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा जो 18 वर्ष से नीचे का है भारतीय नागरिक नहीं रहता है। यद्यपि इस तरह के बच्चे की उम्र अगर 18 हो जाता है तो वह भारतीय नागरिक पुनः प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पे आपका क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है कि पिता के परित्याग करने पे बच्चे का भी नागरिकता खत्म हो जाता है। फिर हम दूसरे पे आते हैं कि जब युद्धरत रहता है तो नागरिकता का आवेदन करने पे क्या वो सरकार लेती है या नहीं लेती है। तो फिर सबसे पहले मैं बता दूं आपको दूसरे ऑप्शन पे, नागरिकता के परित्याग या नागरिकता की समाप्ति दोनों ही मामलों में यदि इस प्रकार की घोषणा भारत के युद्धरत होने के दौरान की जाती है, कि मतलब घोषणा कर दी गई कि मतलब कि युद्ध चल रहा है और उस बीच में आप आवेदन दे रहे हैं कि हमें नागरिकता का परित्याग करना है, लेकिन इसका पंजीकरण जो आप पंजीकरण देंगे तो सरकार उसको एक किनारे रख देती है, रोक देती है। तो इस आधार पे आपका दोनों ऑप्शन सही है और आप क्या कहते हैं, आपका सी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। फिर हम आते हैं पांचवें पे, राज्य अपने निवासियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मामले में विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं। ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राज्य अपने निवासियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के मामले में विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं। और दूसरा है, संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को भारत के किसी भी भाग में आने और
आने जाने और निवास करने की स्वतंत्रता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे पहला ऑप्शन जो इसका है। तो पहले ऑप्शन के हल के पहले हम आपको ये बता दें ये कहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया गया है। तो ये क्वेश्चन है मूल अधिकार के, जब आप अपवाद या विभेद पढ़ेंगे तो वहाँ से है। तो पहले मूल अपवाद और विभेद के बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, जैसे कि जो निःशुल्क शिक्षा, महिलाओं का आरक्षण, SC ST OBC आरक्षण, विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, शुल्क में छूट, ये मूल अधिकारों में अपवाद है, विभेद है, या कह लीजिए आलोचना होती है। तो चलिए अब पहले ऑप्शन पे हम डायरेक्ट आते हैं। तो जो आपका संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत कहा गया है, किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, ना कि निवास स्थान के आधार पर। तो इसका अर्थ यहाँ पे ये निकलता है कि राज्य अपने निवासियों को ऐसे मामलों में विशेष लाभ प्रदान कर सकता है जो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकारों की परिधि में नहीं आते। मतलब ये मौलिक अधिकारों के परिधि से बाहर हैं, उनको दिए जा सकते हैं। जैसे राज्य अपने निवासियों को शिक्षा शुल्कों में रियायत प्रदान कर सकता है। तो इस आधार पे आपका क्या कहते हैं, पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें राज्य अपने निवासियों को भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के बारे में कहा गया है। चलिए ठीक, अब दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। दूसरे ऑप्शन में कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कहीं भी आने जाने का अधिकार। तो आप आर्टिकल 19 का 5 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया निवास के अधिकार को लेकर बात की गई है। इसमें क्या कहते हैं, 2 अधिकार, अगर आप क्या कहते हैं, निवास करने का 2 अधिकार है, एक है अस्थाई, एक है अस्थाई। तो इस आधार पे अगर हम देखेंगे तो राज्य इस अधिकार पर 2 प्रतिबंध लगा सकता है। राज्य जो है 2 प्रतिबंध लगा सकता है, आम लोगों के हितों में और अनुसूचित जनजातियों के हितों में कहीं भी आने जाने पे, ताकि जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके सांस्कृतिक, उनकी भाषा पे प्रभाव ना पड़े। तो क्या कहते हैं, इस आधार पे ये भी आपका गलत है। थोड़ा सा मैं और बता दूं इसमें आपको आने जाने की सुनो, जैसे वैश्या और जो अपराधी होते हैं, इसने सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों का भी एक, जैसे अपराधियों को तो कहीं आने जाने का नहीं, और वैश्याओं को भी एक निश्चित जगह पे अपना क्या कहते हैं जो उनका कार्य होता है वो करते हैं, वो कहीं भी आने जाने पे उनका प्रतिबंधित है। साथ ही साथ में आप थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर के मामले में राज्य विधानमंडल को राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने का अधिकार है। ये भी आप विभेद अपवाद के रूप में देख सकते हैं। तो इस आधार पे इसका दोनों क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोबारा सुन लीजिएगा इसको। अब हम चलते हैं 6वें क्वेश्चन पे, जिसमें कहा गया है निम्नलिखित में से संघ फेडरेशन की आवश्यकता विशेषता क्या है, आवश्यक विशेषता क्या है, जिसमें लिखा गया है सरकार की दोहरी प्रणाली, लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो सबसे पहले मैं आपको सरकार की दोहरी प्रणाली पे ले चलता हूँ। तो यहाँ पे सबको पता होता है कि सरकार के क्या कहते हैं, संघ का दोहरी प्रणाली व्यवस्था की गई है भारत में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। इस आधार पे आपका पहला सही है। और फिर आप दूसरे में आते हैं जिसमें कहा गया लिखित संविधान। तो फिर जो केंद्र और राज्य की शक्तियाँ हैं उसको जो सीमांकन किया गया है, क्या कहते हैं, वो संविधान में लिखा गया है। तो फिर इस आधार पे लिखित संविधान का प्रावधान आपके सामने आ रहा है। फिर तीसरे में है स्वतंत्र न्यायपालिका। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जब कोई विवाद होता है तो विवादों के समाधान के लिए स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो फिर इस आधार पे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लगता सिंपल है नहीं। तो इस आधार पे आपका डी सही है, 1, 2 और 3। अब हम आते हैं 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन आपका है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने की योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। और दूसरा है अनुच्छेद 76 उसे पद से हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख करता है। तीसरा है मंत्रिपरिषद के भंग होने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो सबसे पहले ऑप्शन पे आते हैं कि उसे सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश होने की योग्यता आवश्यक होनी चाहिए। तो सबसे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में जान लें। ये एक हिसाब से कानूनी
अधिकारी होता है और इसकी नियुक्त राष्ट्रपति करता है। और जो इसका योग्यता होता है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसा ही होता है। जैसे कि भारत का नागरिक हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर 5 साल काम कर चुका हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 साल वकील का अनुभव हो इत्यादि। तो इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही है कि वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के योग्यता रखना चाहिए उसको। अनुच्छेद 76 में उसे पद से हटाने की बात की गई है, लेकिन अनुच्छेद 76 में उसे पद से हटाने की बात नहीं की गई है, बल्कि महान्यायवादी के बारे में बात की गई है। और तीसरे ऑप्शन पे आते हैं जिसमें कहा गया है मंत्रिपरिषद भंग होने के पर उसका पद त्याग देना पड़ता है। परंपरा यह है कि इसके बारे में बता दूं कि जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे, जब सरकार त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना होता है, महान्यायवादी को त्यागपत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से होती है इसी वजह से। पर यह इसके लिए अनिवार्य नहीं है, तो ये भी गलत है और दूसरा भी गलत है, पहला सिर्फ सही है। तो यहाँ पर केवल एक सही रहेगा। अब चलते हैं हम 8वें क्वेश्चन पे। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कौन सा निदेशक तत्व गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित है। पहला ऑप्शन है समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। दूसरा है लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और लोक स्वास्थ्य में सुधार करना। तीसरा है ग्राम पंचायतों का गठन करना और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने हेतु आवश्यक शक्तियों और प्राधिकार प्रदान करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पहले ही ऑप्शन पे आते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है ये क्या कहते हैं, गांधीवादी सिद्धांत ना होके ये समाजवादी सिद्धांत का भाग है। पहला तो गलत ही है, और जब आप आर्टिकल 39 का ए देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, या फिर गांधीवादी सिद्धांत के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। दूसरे में आते हैं जिसमें कहा गया पोषण स्तर और जीवन स्तर के बारे में, तो ये भी समाजवादी सिद्धांत का ही भाग है, आर्टिकल 47 और 47 आप जाके देख लीजिएगा। और फिर तीसरे पे आते हैं इसमें कहा गया ग्राम पंचायतों का गठन, स्वशासन की इकाइयों का कार्य करना, ये आवश्यक शक्तियों का प्राधिकार प्रदान करना। तो ये तो गांधीवादी सिद्धांत है, क्योंकि गांधी ने सदियों ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वशासन के मॉडल की वकालत की। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत को पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर आता है यहाँ से। यहाँ पे सिर्फ तीसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही आपका रहेगा। और फिर चलते हैं संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है नए राज्यों के गठन के लिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। दूसरा है संशोधन के लिए आवश्यक विशेष बहुमत प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 भाग का बहुमत होता है। तीसरा है संविधान की संघीय विशेषता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधायिकाओं की सहमति की आवश्यकता होती है। तो पहले ऑप्शन पे हम लौटते हैं। यहाँ पे कहा गया है संविधान संशोधन के बारे में कथनों पे विचार करने के लिए, तो इसमें कहा गया 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। पर मैं बता दूं यहाँ पे कि नए राज्यों के गठन हेतु अनुच्छेद 3 के अंतर्गत सामान्य बहुमत से संविधान में संशोधन की आवश्यकता होती है। 3 के अंतर्गत, ना कि 368 के अंतर्गत। और साथ ही संविधान में कार्यपालिका को क्या कहते हैं, सामान्य 368 नहीं होता है, यहाँ इसके ज़्यादा एक्स्ट्रा मैं बता नहीं रहा, तो इस आधार पे ये पहला गलत है। और दूसरा जो है संशोधन के लिए आवश्यक विशेष बहुमत प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 भाग का बहुमत होता है। हाँ, एकदम सही है, जो इसका दूसरा ऑप्शन है वही इसका आंसर भी है, कि मतलब ये ऐसा है, ये एकदम सही लिखा गया है, तो ये सही है। फिर तीसरे पे आते हैं संविधान की संघीय विशेषता से संबंधित प्रावधानों में संशोधन के लिए विशेष बहुमत और आधे राज्यों की विधायिकाओं की सहमति की आवश्यकता होती है, ये भी एकदम सही है। जिसमें संघीय विशेषता होती, क्या कहते हैं, आधे राज्यों की विधायिकाओं की सहमति के लिए जरूरी है संघीय विशेषताओं में। जब आप संघीय विशेषता पढ़ेंगे तो उसमें आप देख लेंगे, सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे क्या कहते हैं, आपका पहला गलत था, दूसरा सही था, तो उस आधार पे दूसरा तीसरा सही था, उस आधार पे आप सी ऑप्शन पे टिक लगाएंगे।
फिर चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने इसके बारे में अभी तक नहीं पढ़ा था लेकिन आज पढ़ा। जैसे लिखा गया है, भारत में मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत मार्शल लॉ को परिभाषित किया गया है। मार्शल लॉ। दूसरा है, मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात दोनों देश के किसी भी भाग में आरोपित किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं पहले ऑप्शन की तरफ ले चलूं कि संविधान में कहीं भी मार्शल लॉ को परिभाषित नहीं किया गया है, और साथ ही संविधान में कार्यपालिका को मार्शल लॉ घोषित करने के लिए अधिकृत करने वाला कोई विशिष्ट या व्यक्त प्रावधान नहीं है। लेकिन आर्टिकल 43 में कहा गया है कि किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्तियों को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य हेतु क्षतिपूर्ति देना, वहाँ पे ये बात कही गई है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। जब कहीं पे मार्शल लॉ लगता है तो क्षतिपूर्ति दिया जा सकता है, लेकिन परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय आपात और मार्शल लॉ दोनों देश के किसी भाग में आरोपित किए जा सकते हैं। तो मार्शल लॉ और राष्ट्रीय आपात जो है दोनों देश के किसी भी भाग में आरोपित किए जा सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय आपात है उसका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, मतलब कि वो पूरे देश में लगाया जा सकता है। तो फिर इस आधार पे आपका दूसरा ऑप्शन सही है। और क्या कहते हैं इसमें, क्या है, कौन से सही नहीं है यहाँ पे बात की गई है। तो मार्शल लॉ दूसरा ऑप्शन सही है, पहला गलत है। यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गलत टाइप हो गया है। इस आधार पे क्या कहते हैं, आपका दूसरा ऑप्शन सही है। यहाँ बी केवल 2 अगर हो जाता तो काफ़ी सही था। चलिए ठीक है, अगर पेज आपको पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें प्लीज़, और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी प्रश्न हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।